स्वचालित राइफलों से लैस आतंकियों की धूल उड़ाते बाहर रेगिस्तानी जमीन पर तेजी से दौड़ रहे हैं। लेकिन ये रेतीली जमीन कहां पर मौजूद है? अफ्रीकी देश सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाद, सूडान और इरिट्रिया। कल्पना कीजिए, एक तरफ दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा और दूसरी तरफ घास के मैदान, खेती और जंगल। इन दोनों के बीच जो पट्टी है उसे दुनिया सालेह कहती है और इसी सालेह में ये तमाम अफ्रीकी देश मौजूद है। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा खून खराबा इसी सालेह पट्टी में मौजूद आतंकवादी संगठन कर रहे हैं। इस पट्टी में एक ऐसी दुनिया बसती है जिसके बारे में जानकर एक सभ्य समाज में रहने वाले इंसान की रातों की नींद उड़ जाएगी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में आतंकवादी हिंसा से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा केंद्र अफ्रीका का यही साहेल क्षेत्र बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या आईएसआईएस और अलकायदा खत्म हो गए या इन आतंकी संगठनों ने सिर्फ अपना ठिकाना बदल लिया? आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के उस रेगिस्तान में जहां दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी साम्राज्य जन्म ले चुका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक 2024 में दुनिया में आतंकवाद से हुई कुल मौतों में 51% मौतें अकेले सालेह क्षेत्र में, यानी दुनिया में आतंकवाद से मरने वाला हर दूसरा व्यक्ति साहेल में मारा गया। 2024 में इस क्षेत्र में आतंकवादियों ने लगभग 4800 लोगों की जान ले ली। साहेल रीजन के बुर्किना फासो, माली और नाइजर आतंक प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इन इलाकों में आतंकी हमले में 1, 2 या 10 आदमी नहीं मरते, एक साथ सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी जाती है। अब अफगानिस्तान, सीरिया या इराक नहीं, इसी इलाके को जिहादी आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र कहा जा रहा है। साहेल, खास करके सेंट्रल साहेल, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी रीजन बन गया है। किसी ने इनके बारे में ज़्यादा न्यूज़ कवरेज नहीं करी। अब धीरे धीरे बढ़ते जब यहाँ हिंसा ज़्यादा बढ़ गई है, तब दुनिया की नज़र यहाँ जा रही है। इसी साहेल रीजन के बुर्किना फासो में दुनिया ने सबसे बड़ा नरसंहार भी देखा। बुर्किना फासो की सैन्य सरकार ने बारसा लोगो कस्बे के आसपास रहने वाले नागरिकों और एक स्थानीय स्वयंसेवी बल को सुरक्षा के लिए रक्षा खाइयां खोदने का निर्देश दिया था। सुबह सैकड़ों लोग फावड़े और कुदाल लेकर खाइयां खोद रहे थे। इसी दौरान आतंकी संगठन JNIM के बड़ी संख्या में हथियारबंद लड़ाके मोटरसाइकिलों और पिकअप वाहनों से पहुंचे और उन्होंने बिना चेतावनी के मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जो लोग भागने लगे उनका पीछा करके गोली मारी गई। कई घायल घंटों तक वहीं पड़े पड़े मर गए क्योंकि सुरक्षा बल समय पर नहीं पहुंचे। इस आतंकी वारदात में 600 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। सोचिए, एक आतंकी संगठन इतनी बड़ी संख्या में किसी देश में 600 नागरिकों को मार देता है। इससे बड़ा नरसंहार क्या होगा? लेकिन ये आतंकवादी संगठन इस जमीन पर कैसे पनपे? इन्हें हथियार कौन देता है? और जिन देशों में इन आतंकी संगठनों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया है, वो इनके सामने इतनी कमजोर क्यों पड़ जाती है? इसे समझने के लिए आपको साहेल में पनपे आतंकवाद की जड़ों तक जाना पड़ेगा, जो मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान में पनपी। ये कहानी शुरू होती है करीब 25 साल पहले, 11 सितंबर 2001, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क। 4 विमान एक इमारत से टकराए और दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना में करीब 3000 मौत और पूरी दुनिया बदल गई। 9/11 के बाद दुनिया ने पहली बार समझा कि आतंकवाद अब किसी एक देश की समस्या नहीं रहा। अमेरिका ने इस आतंकी हमले के जिम्मेदार संगठन अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, जिसका सरगना ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छिपा था। अमेरिका के वॉर ऑन टेरर के नतीजे के तौर पर तालिबान सरकार गिर गई, अलकायदा के ठिकाने तबाह किए गए। लेकिन क्या आतंकवाद खत्म हो गया? नहीं, वो सिर्फ एक देश से दूसरे देश चला गया, क्योंकि इसी वक्त दुनिया में एक और घटना घट रही थी। वर्ष 2003 इराक, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की सरकार गिरा दी। लेकिन सरकार गिरते ही पूरे देश में सत्ता का खालीपन पैदा हुआ और यहीं जन्म हुआ अल कायदा इन इराक का। यही संगठन कुछ वर्षों बाद ISIS बन गया, जिसमें अफगानिस्तान से भागे अल कायदा के आतंकियों का एक धड़ा भी शामिल हो गया। वर्ष 2014 में ISIS ने मोसुल पर कब्जा किया, फिर सीरिया का रक्का उसके नियंत्रण में आ गया और दुनिया ने पहली बार खिलाफत यानी तथाकथित इस्लामिक स्टेट की घोषणा देखी। दुनिया के 80 से ज्यादा देशों से
लगभग 40,000 विदेशी लड़ाके ISIS में शामिल हुए। लेकिन 2014 से 2019 के बीच दुनिया बदलने लगी। अमेरिका, रूस, इराक, सीरिया, कुर्द इलाके सभी ISIS के खिलाफ लड़ने लगे। पहले रक्का गिरा, फिर मोसुल वापस लिया गया। इसके बाद बागूज में ISIS का आखिरी बड़ा गड़बड़ ढह गया और 2019 में अबू बकर अल बगदादी मारा गया। दुनिया को लगा ISIS खत्म हो गया, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल हुई, क्योंकि आतंकवादी संगठन किसी इमारत की तरह नहीं होते कि गिरा दिए जाएं और खत्म हो जाएं। ये पानी की तरह होते हैं, जहां रास्ता मिलता है वहीं बहने लगते हैं। ISIS और अलकायदा को इसके बाद एक नया रास्ता मिला। ये आतंकी अफ्रीका के साहेल पहुंच गए, जिसे अब दुनिया भर के आतंकियों का सेफ हेवन कहा जाता है। आज के ज़माने में ये सबसे बड़ा आतंकी गुट है और दुनिया भर में जितनी भी आतंकी समस्याएं, आतंकी किलिंग होती है, 50% यही ग्रुप कर रहे हैं और काफ़ी सारे देशों को इसने प्रभावित किया। लेकिन आखिर साहेल ही क्यों? दुनिया में इतने देश हैं, तो आतंकवादियों ने इसी इलाके को अपना घर क्यों चुना? अब आप कल्पना कीजिए, 5400 किलोमीटर लंबा इलाका, हजारों किलोमीटर खुली सीमाएं, रेगिस्तान, कमजोर सरकारें, गरीबी, बेरोजगारी और ऐसी जगह जहां कई गांवों तक सरकार सालों से नहीं पहुंची। कट्टर आतंकवादियों के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती थी? डेवलपमेंट हुई नहीं है, इलिटरेसी बहुत फैली हुई है, तो वो भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। जब इस्लामिक आतंकवाद वहाँ फैल गया तो उनको बहुत अच्छा एक सेगमेंट मिला सोसाइटी का, जो इसके साथ ज्वाइन किया और वो सोचते हैं कि हम शरिया कानून लगाकर हमारी जितनी समस्याएं हैं वो इससे पूरी हो जाएंगी। आज स्थिति ये है कि कुछ इलाकों में सरकारी स्कूल बंद है, लेकिन आतंकवादियों की अदालतें चल रही हैं, जहां शरिया कानून के हिसाब से फैसला दिया जाता है। यहाँ सरकारी पुलिस नहीं, आतंकवादी गश्त कर रहे हैं और सरकारी टैक्स नहीं, आतंकवादी टैक्स वसूल रहे हैं। लेकिन ये आतंकवादी हैं कौन? क्या ये ISIS है या फिर अलकायदा या इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक कोई नया संगठन? अफ्रीका के जिहादी काम कर रहे हैं इन संगठनों में। इराक, अफ़गानिस्तान, सीरिया, इराक सब जगह से आ रहे हैं। ISI का भी इस पर काफ़ी बड़ा हाथ है, क्योंकि जितनी महारत ISI को है आतंकवाद चलाने में दुनिया में किसी की नहीं है, और वो भी इसमें उन्होंने बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय। एक ऐसा संगठन जो गोली से ज्यादा रणनीति से इलाके जीत रहा है, जिसने सरकार की जगह अपनी सरकार बना ली है, जिसका नाम है JNIM। लेकिन JNIM आखिर है क्या? इसे किसने बनाया? इसके पास अरबों रुपए कहां से आते हैं? और क्या ये ISIS और अलकायदा से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है? जब भी दुनिया आतंकवाद की बात करती है तो सबसे पहले दो नाम सामने आते हैं, अलकायदा और ISIS। लेकिन साहेल में इन दोनों आतंकी संगठनों ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि पूरे पूरे जिले, गांव, सड़कें और व्यापारिक रास्तों पर अपना प्रभाव बढ़ाना भी शुरू कर दिया। सालेह रीजन के कई इलाकों में इन आतंकी संगठनों ने सरकार को चुनौती देते हुए समानांतर ढांचा खड़ा कर लिया। यहां आतंकवादी केवल हमला नहीं करते, बल्कि कई स्थलों पर स्थानीय प्रशासन जैसी भूमिका निभाने की कोशिश भी करते। और इस काम में सबसे आगे है नया आतंकी संगठन JNIM। साल 2017 में अलकायदा से जुड़े कई संगठनों ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया, जिसका नाम रखा गया जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन, यानी JNIM। इसी दौरान इस इलाके में इस्लामिक स्टेट यानी ISIS के सहयोगी संगठन भी मजबूत हुए। इसमें इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस सबसे खतरनाक है। लेकिन अलकायदा के सहयोगी आतंकी संगठनों से मिलकर बने JNIM की रणनीति ISIS से अलग थी। ISIS अपने क्रूर हमलों, वीडियो और सार्वजनिक हत्याओं के जरिए डर फैलाया करता था, लेकिन JNIM ने अलग रास्ता चुना। जहां सरकार नहीं पहुंची, वहां उसने लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की। जिस जगह पर वो सक्रिय हो जाते हैं उस जगह तो गवर्नमेंट उन्हीं की चलती है। लोग तो सिर्फ उन्हीं का मानते हैं और वो वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। जैसे वो शरिया कानून लगाना चाहते हैं, दोनों संगठन ISI एफिलिएटेड हो या अलकायदा एफिलिएटेड हो, तो वो तो ये करेंगे ही, और ये तो कर ही रहे हैं वो आजकल। आतंक की इस रणनीति का मास्टरमाइंड है इयाद अघाली, जिसने
JNIM की स्थापना के बाद तत्कालीन अलकायदा चीफ अल जवाहिरी के प्रति अपने निष्ठा का ऐलान किया था। इयाद अघाली की रणनीति के मुताबिक JNIM ने कई इलाकों में स्थानीय विवाद सुलझाए, टैक्स वसूला और धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया। इसी वजह से कई सुरक्षा विशेषज्ञ JNIM को सिर्फ आतंकी संगठन नहीं बल्कि शैडो स्टेट यानी समानांतर शासन चलाने वाला नेटवर्क मानते हैं। JNIM जो कर रहा है वो धीरे धीरे इलाकों को अपने कब्जे के अंडर लाता जा रहा है। ISS जो है वो क्या करता है, वो आतंकी हमले करता है, JNIM भी करता है, पर JNIM ज़्यादा उस रास्ते नहीं जाता। उसका है कि मैं इनको ऐसे ही लोगों को दबा के, डरा के, धमका के अपने शारिया सिस्टम में ले आऊं। अगर ओसामा बिन लादेन अल कायदा का वैश्विक चेहरा था तो आज साहेल में उसी नेटवर्क का सबसे प्रभावशाली चेहरा है इयाद अघाली। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका युद्ध फिलहाल अफ्रीका के रेगिस्तान में लड़ा जा रहा है, लेकिन उसके संगठन का असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ रहा है। यहाँ एक सवाल और उठता है, इस इलाके में सक्रिय आतंकी संगठनों के पास आखिरकार पैसा कहां से आता है? आतंकवाद केवल बंदूक से नहीं चलता, इसके लिए अरबों रुपए चाहिए। सवाल है कि JNIM और ISIS जैसे संगठनों के पास इतना पैसा आता कहां से है? तो माली और बुर्किना फासो अफ्रीका के बड़े सोना उत्पादकों में शामिल हैं। नाइजर दुनिया के प्रमुख यूरेनियम उत्पादकों में से एक है। इन इलाकों में अवैध खनन, तस्करी, फिरौती और जबरदस्त टैक्स वसूली जैसे माध्यम इन संगठनों के लिए पैसा जुटाने के प्रमुख स्रोत बताए जाते हैं। यानी बंदूक खरीदने का पैसा इसी धरती से निकाला जा रहा है। जैसे जैसे इस इलाके में आतंकी संगठन मजबूत हुए, इस धरती पर सबसे खूनी हमले भी शुरू हुए। वर्ष 2019 में नाइजर के सैन्य अड्डे पर बड़े हमले में 70 से अधिक सैनिक मारे गए। 2020 में नाइजर के कूरे में फ्रांसीसी सहायता कर्मियों समेत कई नागरिकों की हत्या कर दी गई। 2021 में बुर्किना फासो के सोल्हान में 130 से अधिक नागरिकों का नरसंहार हुआ। 2022 से 2026 के बीच माली, नाइजर और बुर्किना फासो में लगातार गांवों, सैन्य ठिकानों और नागरिकों पर बड़े हमले हुए, जिनसे हजारों लोग विस्थापित हुए। इन हमलों ने पूरे सालेह को दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी क्षेत्रों में लाकर खड़ा कर दिया। पूरा बाकी जो साहेल है, इधर जो रेड सी की तरफ जाता है, सूडान की तरफ, और इधर साहेल का रीजन जो नाइजीरिया की तरफ जाता है, सेनेगाल की तरफ जाता है, वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का इनका प्रयास है। ये आतंकी इस इलाके के देशों के सबसे बड़े सुरक्षा साझेदार देशों के पीछे हटने के बाद और ज्यादा मजबूत हुए। एक समय फ्रांस इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा सुरक्षा साझेदार था। 2014 में उसने ऑपरेशन बरखाने शुरू किया। हजारों सैनिक, ड्रोन, फाइटर जेट और विशेष बल साहिल में तैनात किए गए। लेकिन वर्षों तक अभियान चलाने के बावजूद हिंसा पूरी तरह नहीं रुकी। स्थानीय असंतोष बढ़ा, राजनीतिक मतभेद गहरे हुए और सैन्य सरकारों के साथ संबंध बिगड़ने लगे। आखिरकार फ्रांस ने अपनी सेना वापस बुलानी शुरू कर दी। लेकिन फ्रांस पीछे हटा तो रूस ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। पहले वैगनर ग्रुप और बाद में अफ्रीका कॉर्प्स के जरिए रूस ने माली, बुर्किना फासो और दूसरे देशों की सैन्य सरकारों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाया, लेकिन हिंसा पूरी तरह कम नहीं हुई। वो संसाधनों का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब वो थोड़ा बहुत टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन संसाधनों का कंट्रोल करने के लिए रशिया का जाना इसमें सच्चाई है। यहाँ पर आतंकियों के मजबूत होने की एक बड़ी वजह देशों में बार बार सत्ता परिवर्तन भी रहा। 2020 के बाद माली, फिर बुर्किना फासो और उसके बाद नाइजर में सेना ने सत्ता संभाली। दावा किया गया कि आतंकवाद का सफाया होगा, लेकिन कई क्षेत्रों में हिंसा जारी रही और कुछ जगहों पर पहले से ज्यादा बढ़ी। पलट जब भी होता है, मिलिट्री आती है, कोई भी जनरल जो कू कर देता है वो इसीलिए आता है, कहता है कि मैं आतंक को मिटाऊंगा, देश में सिक्योरिटी लाऊंगा। ये जब सत्ता में आ जाते हैं, कोशिश करते हैं इनको मिलिट्री रूप से मार के एलिमिनेट करने की, ये वो कर नहीं पा रहे हैं। उसके चलते बल्कि आतंकी ग्रुप और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज साहेल एक ऐसा इलाका बन चुका है जहां सरकारें कमजोर हैं, आतंकवादी संगठन मजबूत हैं। फ्रांस जा चुका है और रूस अपनी मौजूदगी बढ़ा चुका है। पूरी दुनिया इस क्षेत्र पर नजर रखे हुए है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अफ्रीका की कहानी है या इसकी गूंज यूरोप, एशिया और भारत तक भी पहुंच सकती है। जैसे जैसे इस इलाके में आतंकी संगठन मजबूत हुए, इस धरती पर सबसे खूनी हमले भी शुरू हुए। वर्ष 2019 में नाइजर के सैन्य अड्डे पर बड़े हमले में 70 से अधिक सैनिक मारे गए। 2020 में नाइजर के कूरे में फ्रांसीसी सहायता कर्मियों समेत कई नागरिकों की हत्या कर दी गई। 2021 में बुर्किना फासो के सोल्हान में 130 से अधिक नागरिकों का नरसंहार हुआ।
2022 से 2026 के बीच माली, नाइजर और बुर्किना फासो में लगातार गांवों, सैन्य ठिकानों और नागरिकों पर बड़े हमले हुए, जिनसे हजारों लोग विस्थापित हुए। इन हमलों ने पूरे सालेह को दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी क्षेत्रों में लाकर खड़ा कर दिया। पूरा बाकी जो साहेल है, इधर जो रेड सी की तरफ जाता है, सूडान की तरफ, और इधर साहेल का रीजन जो नाइजीरिया की तरफ जाता है, सेनेगाल की तरफ जाता है, वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का इनका प्रयास है। ये आतंकी इस इलाके के देशों के सबसे बड़े सुरक्षा साझेदार देशों के पीछे हटने के बाद और ज्यादा मजबूत हुए। एक समय फ्रांस इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा सुरक्षा साझेदार था। 2014 में उसने ऑपरेशन बरखाने शुरू किया। हजारों सैनिक, ड्रोन, फाइटर जेट और विशेष बल साहिल में तैनात किए गए। लेकिन वर्षों तक अभियान चलाने के बावजूद हिंसा पूरी तरह नहीं रुकी। स्थानीय असंतोष बढ़ा, राजनीतिक मतभेद गहरे हुए और सैन्य सरकारों के साथ संबंध बिगड़ने लगे। आखिरकार फ्रांस ने अपनी सेना वापस बुलानी शुरू कर दी। लेकिन फ्रांस पीछे हटा तो रूस ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। पहले वैगनर ग्रुप और बाद में अफ्रीका कॉर्प्स के जरिए रूस ने माली, बुर्किना फासो और दूसरे देशों की सैन्य सरकारों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाया, लेकिन हिंसा पूरी तरह कम नहीं हुई। वो संसाधनों का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब वो थोड़ा बहुत टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन संसाधनों का कंट्रोल करने के लिए रशिया का जाना इसमें सच्चाई है। यहाँ पर आतंकियों के मजबूत होने की एक बड़ी वजह देशों में बार बार सत्ता परिवर्तन भी रहा। 2020 के बाद माली, फिर बुर्किना फासो और उसके बाद नाइजर में सेना ने सत्ता संभाली। दावा किया गया कि आतंकवाद का सफाया होगा, लेकिन कई क्षेत्रों में हिंसा जारी रही और कुछ जगहों पर पहले से ज्यादा बढ़ गई। सत्ता पलट जब भी होता है, मिलिट्री आती है, कोई भी जनरल जो कू कर देता है वो इसीलिए आता है, कहता है कि मैं आतंक को मिटाऊंगा, देश में सिक्योरिटी लाऊंगा। ये जब सत्ता में आ जाते हैं, कोशिश करते हैं इनको मिलिट्री रूप से मार के एलिमिनेट करने की, ये वो कर नहीं पा रहे हैं। उसके चलते बल्कि आतंकी ग्रुप और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज साहेल एक ऐसा इलाका बन चुका है जहां सरकारें कमजोर हैं, आतंकवादी संगठन मजबूत हैं। फ्रांस जा चुका है और रूस अपनी मौजूदगी बढ़ा चुका है। पूरी दुनिया इस क्षेत्र पर नजर रखे हुए है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अफ्रीका की कहानी है या इसकी गूंज यूरोप, एशिया और भारत तक भी पहुंच सकती है। आतंकवाद कभी किसी नक्शे में कैद नहीं रहता। अलकायदा का नेटवर्क अफगानिस्तान से फैला, इराक में नए चरमपंथी संगठन उभरे, सीरिया में आईएसआईएस ने तथाकथित खिलाफत खड़ी की और आज साहिल दुनिया में जिहादी हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। इतिहास बताता है कि अगर आतंकवादी नेटवर्क को समय रहते नहीं रोका जाए तो वे सीमाएं पार कर नए क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा लेते हैं। आज साहेल केवल अफ्रीका की समस्या नहीं है। साहेल भौगोलिक रूप से उस माइग्रेशन कॉरिडोर का हिस्सा भी है जिसका इस्तेमाल हर साल बड़ी संख्या में लोग अफ्रीका से उत्तरी अफ्रीका और फिर यूरोप पहुंचने की कोशिश में करते हैं। जिस तरह स्पेन में एक साथ हजारों लोग घुसे, आतंक की वजह से इस इलाके से विस्थापित लोग भी यूरोप पहुंच सकते हैं। यही नहीं, इस रूट से आतंकी भी यूरोप में घुस सकते हैं। अगर ये कट्टरपंथी ताकतें अपने मंसूबों में कामयाब हुई तो यूरोप और जले। ये जो घुसपैठ फिलहाल स्पेन में हुआ, डेफिनेटली ये दिखाता है कि यूरोप के लिए ऐसे इमिग्रेशन खतरा है। मोरक्को का एक पोर्शन है साहेल का ही, जिसको, और वेस्टर्न सहारा, जिसको वो इंडिपेंडेंस मांगता है और अल्जीरिया कहता है, सपोर्ट करता है उसकी इंडिपेंडेंस को। तो मोरक्को और अल्जीरिया के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इस इलाके में दुनिया के बड़े स्वर्ण भंडार भी मौजूद हैं। नाइजर में यूरेनियम है, तेल के संसाधन हैं। इन संसाधनों पर कब्जे से आतंकी संगठन वैसे ही मजबूत हो जाएंगे जैसे आईएसआईएस तेल के कुओं पर कब्जा करके हुआ था। जब प्राकृतिक संसाधन, कमजोर सरकारें, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद एक साथ मिल जाते हैं तब पूरा क्षेत्र वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौती भी बन जाता है। तो वहाँ पर दुनिया की नज़र नहीं पड़ती। वहाँ जो हो रहा है लोग समझते हैं हमारी समस्या नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ आतंकवाद फैल रहा है, खासकर मुस्लिम आतंकवाद, इस्लामिक जिहाद जो चल रहा है वहाँ पर, उससे फिर बाद में दुनिया भर को खतरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद समंदर में होने वाली बड़ी हलचल का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब सवाल भारत का भी है, क्या अफ्रीका में हजारों किलोमीटर दूर चल रहा ये संघर्ष भारत को भी प्रभावित कर सकता है? जवाब है प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर। भारत आज अफ्रीका के साथ अपने व्यापार, निवेश और रणनीतिक संबंध लगातार बढ़ा रहा है।
ऊर्जा, खनिज, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत की भूमिका मजबूत हो रही है। अगर साहेब अस्थिर होता है तो असर भारत पर भी पड़ेगा। इसकी चेतावनी विशेषज्ञ भी दे रहे हैं। भारतीय मूल के लोग जो सेंट्रल साहेल है, यहाँ पे करीब 1000 लोग रहते हैं, बिजनेस करने गए हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी में, ट्रेडिंग में इत्यादि। तो हाँ, उनकी सेफ्टी हमारा डेफिनेट कंसर्न होना चाहिए और है भी। तो भारत सरकार को वहाँ पर जो भारतीय हैं उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह आई थिंक करा लिया होगा और अपडेटेड होगा, ताकि उनकी सेफ्टी अगर कभी ज़रूरत पड़े उनको वहाँ से निकालने की। इसके अलावा ISIS और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन गजवाए हिंद जैसी परिकल्पनाओं का प्रचार प्रसार भी करते हैं। भारत में ISIS के स्लीपिंग नेटवर्क भी पकड़े गए। अगर ऐसे संगठन दुनिया के किसी भी कोने में मजबूत होते हैं तो भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है।